नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग चर्चा करने वाले हैं आपके वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट को लेकर के। उम्मीद करता हूं आप सभी इत्मीनान से इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, कंटेंट यूजफुल लगता है तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम आपके चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट करेंगे, जिसका टाइटल रहेगा कैपिटल बस्टिंग। और क्योंकि कैपिटल बस्टिंग से जुड़ा हुआ आज का हमारा पहला क्लास रहेगा, तो आज की क्लास के अंदर हम कैपिटल बस्टिंग से जुड़े हुए तमाम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को काफी डिटेल में, काफी गहराई में जाकर के अंडरस्टैंड करने वाले हैं। अब ध्यान दीजिएगा, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आप लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं या दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलावा किसी और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, चाहे आप लोग बीकॉम प्रोग्राम के स्टूडेंट हो, चाहे आप लोग ऑनर्स के स्टूडेंट हो, चाहे आप लोग रेगुलर एसओएल या एनसी वेब के स्टूडेंट हो, आप सभी तमाम कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए आज का वीडियो लेक्चर, आज का ये सेशन इक्वली इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहरहाल अब ज्यादा बातें ना करते हुए बढ़ते हैं सेशन की तरफ और समझने की कोशिश करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल बस्टिंग। ध्यान दीजिएगा, कैपिटल बस्टिंग के मीनिंग को हम लोग डिस्कस करना शुरू करें उससे पहले दो बुनियादी बातें हैं जो आप सभी को जान लेना जरूरी है। एक तो ये कि आज से आपका बेसिकली यूनिट सेकंड स्टार्ट हो गया है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर सेकंड यूनिट के अंदर आपको टोटल 2 चैप्टर पढ़ने हैं। चैप्टर नंबर 3 जिसका टाइटल है कैपिटल बस्टिंग, और चैप्टर नंबर 4 रहेगा जिसका टाइटल है कैपिटल बस्टिंग टेक्निक। और मैं आपको बताता चलूं, कैपिटल बस्टिंग टेक्निक अपने आप में काफी बड़ा चैप्टर रहेगा, और कैपिटल बस्टिंग टेक्निक जब तक आप लोग नहीं अंडरस्टैंड कर सकते, जब तक आप लोग अपने चैप्टर नंबर 3 दैट इज द कैपिटल बस्टिंग को अच्छे से टैकल नहीं कर लेते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात आप लोग जान लीजिएगा, कैपिटल बस्टिंग एक ऐसा चैप्टर रहेगा जहां पर आपको करीब करीब 40 से लेकर 45% आपको थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट देखने को मिलेंगे। उन्हीं तमाम थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके आपको इसी चैप्टर के अंदर 50 to 55% न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगी। और इस चैप्टर को अगर आप लोग अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आपका जो 4th चैप्टर रहेगा, जहां पे आप लोग बेसिकली कैपिटल बस्टिंग टेक्निक को डील करने वाले हैं, उसमें आपको बेहद सहूलियत रहेगी, बेहद आसानी हो जाएगी और आप वहां पर हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं इस चीज का आपको क्लैरिटी हो गया होगा कि कैपिटल बस्टिंग चैप्टर के अंदर आपको कितना न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा और कितना थ्योरी देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं सर, इस कैपिटल बस्टिंग का मीनिंग क्या होता है, कैपिटल बस्टिंग की डेफिनेशन क्या होती है। देखिए, हम लोगों ने फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर पहले चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि सर जब भी आप लोग यहां पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करेंगे तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर हम बुनियादी तौर पर डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग हासिल करते हैं। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर हमारे पास 3 तरीके के बेसिकली डिसीजन होते हैं। सबसे पहला डिसीजन आपका फाइनेंसिंग डिसीजन होता है, दूसरा आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है और तीसरा आपका डिविडेंड डिसीजन होता है। तीनों का क्या मीनिंग होता है, इस पर हम लोग ऑलरेडी अपने चैप्टर नंबर 1 के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। आज आपको ध्यान ये देना है कि सर फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर जो आपका सेकंड बेसिकली डिसीजन होता है, जिसको आप लोग क्या कहते हो सर, आपका बेसिकली इन्वेस्टमेंट डिसीजन कहते हैं। इस इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर ना हमारा एक क्या रहेगा सर, कैपिटल बस्टिंग रहेगा। वैसे इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर आपके 2 तरीके के डिसीजन आ जाते हैं, एक आपका बेसिकली वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ रहता है, एक आपका लॉन्ग टर्म एसेट से जुड़ा हुआ रहता है। तो कुल मिलाकर के आपको क्या करना है सर, इन्वेस्टमेंट करना है। और इन्वेस्टमेंट के अंदर आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ना है जिसको आप लोग क्या कहते हो सर, कैपिटल बस्टिंग। कैपिटल बस्टिंग के अंदर असल में होता क्या है, इस चीज पर आपको थोड़ा सा गौर फरमाना है। यहां पर हम लोग बुनियादी तौर पे एक ऐसे प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं जहां पर हम लोग सबसे पहले प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग करने के बाद इवैल्यूएट करते हैं, और इवैल्यूएट करने के बाद हम एक ऐसे लॉन्ग टर्म एसेट का चुनाव करते हैं जिसके अंदर हम लोग इन्वेस्ट कर सके और उस इन्वेस्टमेंट का हमें एक सही समय के बाद अच्छा रिटर्न मिल सके, जिसकी वजह से हमें, हमारी ऑर्गेनाइजेशन को और शेयर होल्डर को प्रॉफिट हो सके। समझ में आया, इसको आप लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल बस्टिंग बोलते हैं। कुल मिलाकर के आप लोग ये कहेंगे कैपिटल बस्टिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां पर हम लोग बेसिकली प्लानिंग, इवैल्यूएटिंग एंड द सेलेक्टिंग द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट को लेकर के चलते हैं। इसी को आप लोग क्या कहते हो, कैपिटल बस्टिंग कहते हैं। और यहां पे इन्वेस्टमेंट इसलिए किया जाता है ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट से आपको फ्यूचर के अंदर, भविष्य के अंदर एक अच्छा रिटर्न मिल सके, जिससे आपके ऑर्गेनाइजेशन को, और न केवल आपकी ऑर्गेनाइजेशन को बल्कि शेयर होल्डर की एक तरीके से वेल्थ मैक्सिमाइज हो सके। तो ये आपकी सिंपलेस्ट डेफिनेशन है जिसको हम लोगों ने यहां पे पढ़ लिया है। कुल मिलाकर के आप लोग ये कह सकते हो, ये जो आपका कैपिटल
कैपिटल बस्टिंग है ना, ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प करता है ये डिसाइड करने में कि सर हमें एग्जैक्टली कहां पर अपने फंड को इन्वेस्ट करना है, जिससे हम लोग अपने शेयर होल्डर की जो वेल्थ है ना उसको क्या कर सके सर, मैक्सिमाइज कर सके। समझ में आया? तो ये क्या कहलाएगा, कैपिटल बस्टिंग कहलाएगा। तो आपको याद रखना है कैपिटल बस्टिंग के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, और इन्वेस्टमेंट भी किसके अंदर करना है सर, आपको लॉन्ग टर्म एसेट के अंदर करना है। ठीक है, अब इस इन्वेस्टमेंट के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, जैसा कि मैंने आपको बताया एक पूरा प्रोसेस रहेगा जहां पे आप लोग प्लानिंग करके चलेंगे, इवैल्यूएटिंग करके चलेंगे, और लास्ट में जाके आप लोग सेलेक्ट करेंगे। किसको सेलेक्ट करेंगे सर, आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करेंगे जो आपको एक एक्सपेक्टेड जो आपका प्रॉफिट है या फिर बेसिकली रिटर्न है भविष्य के अंदर क्या करके देगा सर, जनरेट करके देगा। ये क्या कहलाएगा माय डियर फ्रेंड्स, आपका कैपिटल बस्टिंग कहलाएगा। तो ये आपकी सबसे सिंपलेस्ट डेफिनेशन रहेगी जिसको आपको अच्छे से लर्न करना है, और इसी डेफिनेशन को आपको अपने फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर भी लिख के आना है। अब आपको समझना क्या है सर, कैपिटल बस्टिंग प्रोसेस आपने बताया, तो कैपिटल बस्टिंग प्रोसेस के अंदर हमने क्या देखा, सबसे पहले आपको प्लानिंग करना पड़ेगा, उसके बाद आपको इवैल्यूएट करना पड़ेगा, उसके बाद आपको एक फाइनल प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन ये जो 3 स्टेप है ना, इनको अगर आप लोग थोड़ा बारीकी से समझेंगे और अगर आप लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट के प्रोस्पेक्टिव से बात करेंगे तो यहां पे और थोड़ा डिटेल में जाकर के ना, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, एक मैनेजर को या एक फिनांस जो मैनेजर होता है उसको अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करना होता है। बिना अपॉर्चुनिटी के आप लोग कहां पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, समझ में आया? यानी कि सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को। समझ में आया? सबसे पहले हमें क्या आइडेंटिफाई करना है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करना है। उस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करने के बाद हमें इवैल्यूएट करना पड़ेगा। इवैल्यूएशन के अंदर हम लोग क्या करेंगे कि सर यहां पर हमें कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा और हमें एग्जैक्टली कितना रिटर्न मिलेगा। कुल मिलाकर के आप लोग यहां पे कहेंगे कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो को आप लोग यहां पे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले क्या किया आपने, आपके इन्वेस्टमेंट जो अपॉर्चुनिटी है उसको आइडेंटिफाई किया, फिर आपने सेकंड स्टेप के अंदर एस्टिमेट लगाया है कि सर हमारा यहां पे देखिए एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लो क्या रहेगा और आउटफ्लो क्या रहेगा। पूरे चैप्टर के अंदर इनफ्लो और आउटफ्लो का पूरा गेम रहेगा, और इसी के ऊपर बेस्ड आपकी न्यूमेरिकल हम लोग आने वाले वक्त के अंदर प्रैक्टिस भी करने वाले हैं। तो प्लीज इन दोनों शब्दों पर आपको जरा गौर फरमाना है। एक बार आपने इनफ्लो और आउटफ्लो को, एक्सपेक्टेड इनफ्लो और आउटफ्लो है उसको अगर आपने एस्टिमेट कर लिया, उसके बाद हमें क्या करना है सर, हमें इवैल्यूएट करना है आपके प्रोजेक्ट को। किस तरीके से इवैल्यूएट करना है सर, हमारे पास काफी सारे इन्वेस्टमेंट अपेरेजल टेक्निक होती है जिनको आप लोग बेसिकली बुनियादी तौर पे कैपिटल बस्टिंग टेक्निक के नाम से जानते हैं, जहां पे आपका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स आ गया। जैसे अगर आप लोग यहां पे बात करते हो आपका IRR आ गया, ये कुछ ऐसी टेक्निक है जो हम लोग मल्टीपल टेक्निक, आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू आ गया, NPV टेक्निक बोलते, काफी सारी टेक्निक है जिनका इस्तेमाल करके ना आप लोग अपने प्रोजेक्ट को इवैल्यूएट करेंगे। किसकी हेल्प से, आपके इन्वेस्टमेंट अपेरेजल टेक्निक का हिसाब लगा करके। ठीक है, अब जब आपने एक बार इवैल्यूएट कर लिया, सारी कैलकुलेशन कर ली, और आपके पास मान लीजिए 5-6 ऑप्शन है, 5-6 आप सभी के पास प्रोजेक्ट है, उनके अंदर से आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, चुनाव करना पड़ेगा। किसका सर, जो बेस्ट प्रोजेक्ट आपको लगता है आपके ऑब्जेक्टिव को सेटिस्फाई करता है और आपकी जो इन्वेस्टमेंट नीड है अगर वो उसके अकॉर्डिंग अलाइन होता है तो आप लोग उस बेसिकली प्रोजेक्ट का चुनाव करेंगे, और फिर आपको क्या करना है, उस प्रोजेक्ट के ऊपर इंप्लीमेंट करना है। समझ में आया? और लास्ट में जाके आपको जस्ट क्या करना होता है, मॉनिटर करना होता है और रिव्यू करना होता है प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस को। इज इट क्लियर? तो ये आपको माय डियर फ्रेंड्स, आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठाना, जो 3 शब्द मैंने आपको दिए हैं ना, प्लानिंग हो गया, इवैल्यूएटिंग हो गया, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो गया, इनके अंदर आपको और माइक्रो स्टेप्स को फॉलो करना है, जहां पर आपको सबसे पहले अपॉर्चुनिटी, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करना है। सेकंड नंबर पे आपको देखना है कि एक्सपेक्टेड इनफ्लो एंड द आउटफ्लो ऑफ द कैश क्या रहेगा, कितना हमें पैसा डालना पड़ेगा, कितना हम लोग रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तीसरी जो आपकी स्टेज रहेगी, तीसरी जो स्टेप रहेगी, वहां पर आप लोग इन्वेस्टमेंट अपेरेजल टेक्निक्स का इस्तेमाल करके आप लोग क्या करेंगे, अपने प्रोजेक्ट को इवैल्यूएट करेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद आपको अच्छे जो सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट है उसका चुनाव करना है, उसके ऊपर इंप्लीमेंट करना है, और इंप्लीमेंट करने के बाद लास्ट में जाके आपको उसको मॉनिटर करना है, रिव्यू करना
है, उसकी परफॉर्मेंस को अंडरस्टैंड करना है। अगर कहीं पे कुछ कमी बीसी रहता है तो उससे रिलेटेड आप लोग एक्शन लेकर के उस चीज को बेसिकली रेक्टिफाई कर सकते हैं या उसको बेसिकली इंप्रूव कर सकते हैं। समझ में आया? तो ये आपकी कुछ कुछ बुनियादी बातें हैं जो आपको ये समझने में मदद करेंगी इसकी कि सर आपका कैपिटल बस्टिंग का मीनिंग क्या होता है। समझ में आई मेरी बातें जो मैंने आपको बताया? तो कैपिटल बस्टिंग का सिंपल सा मीनिंग है लॉन्ग टर्म एसेट के अंदर, लॉन्ग टर्म आपके जितने भी इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करना है। उस इन्वेस्टमेंट से पहले आपको प्लानिंग करना है, इवैल्यूएटिंग करना है और सिलेक्शन करना है। इसका जो एक एग्रीगेटेड जो आपका बेसिकली प्रोसेस क्या कहलाता है? कैपिटल बस्टिंग कहलाता है। समझ में आया? तो ये आपको याद कर लेना है ताकि जब भी एग्जामिनेशन के अंदर इस तरीके का सवाल आए तो आप लोग इजीली उसको आंसर कर पाए। और ध्यान दीजिएगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए ये वाला जो चैप्टर है ना आपका बेस रहने वाला है। न केवल आप लोग ग्रेजुएशन के प्रोस्पेक्टिव से बात कर लीजिए, अगर आप लोग मास्टर्स के प्रोस्पेक्टिव से बात करते हैं, चाहे एमकॉम की बात कर लीजिए या एमबीए की बात कर लीजिए, काफी सारी ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां पे एमबीए के अंदर सेकंड सेमेस्टर के अंदर सेम सिलेबस डाला गया है, कुछ माइनर से चेंजेस देखने को मिलेंगे, तो वहां पे भी आपको पढ़ना पड़ेगा। और आगे जाकर के अगर आप लोग सोच रहे हैं प्रोफेसर बनना, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना, और अगर आप लोग यूजीसी नेट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, जीआरएफ वगैरह का अगर आपका प्लानिंग है, तो वहां पर ये चैप्टर आपको देखने को मिलेगा और यहां से भर भर के आपके क्वेश्चन वहां पर भी पूछे जाएंगे। तो बेहतर आप सभी के लिए ये रहेगा कि एक बार अगर आपने ये सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर लिया ना तो आपको इसका लॉन्ग टर्म में बेनिफिट मिलने वाला। और इसी यही कारण है कि मैं आपको एक एक कॉन्सेप्ट को काफी डिटेल में, काफी गहराई में जाकर के समझाने वाला हूं ताकि आप लोगों को रीजन भी पता हो, केवल आप लोग याद ना करें, आपको एक बेसिकली फ्रेमवर्क तैयार हो, आपके दिमाग में एक पैटर्न तैयार हो, एक रोड मैप तैयार हो कि किस किस तरीके से कैपिटल बस्टिंग के अंदर चीजें मूव ऑन होती है। ठीक है? और क्योंकि आज का हमारा पहला जो चैप्टर रहेगा कैपिटल बस्टिंग है, इंट्रोडक्शन क्लास है, तो आज हल्का फुल्की चीजें आपको देखने को मिलेंगी, कोई ऐसी चीज नहीं देखने को मिलेगी जहां पे आपको कुछ ज्यादा ही डिटेल में जाकर के समझने की जरूरत रहेगी। जस्ट बेसिक चीजें हैं जिनको अगर आप लोग एक बार पढ़ेंगे लेक्चर देखने के बाद तो आपको 101% चीजें क्लियर होने वाली है। बहरहाल आप ध्यान दीजिएगा, अगला टॉपिक रहेगा, एक बार आपने कैपिटल बस्टिंग को समझ लिया, ठीक है, कैपिटल बस्टिंग को समझने के बाद अब बात आती है सर कैपिटल बस्टिंग की फीचर्स क्या होती हैं और सिग्निफिकेंस क्या होते हैं। कई बार एग्जामिनर आपको बोलता है कैपिटल बस्टिंग की इंपॉर्टेंस बताइए। देखिए फीचर की बात कीजिए चाहे आप लोग इंपॉर्टेंस की बात कीजिए, दोनों का यहां पे एग्जैक्ट मीनिंग क्या रहने वाला है? सेम रहने वाला है। अब ध्यान दीजिएगा, पहली फीचर की अगर आप लोग बात करते हो तो सर कैपिटल बस्टिंग के अंदर ना हम लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। अब सवाल ये आता है कि सर इन्वेस्टमेंट तो इन्वेस्टमेंट होता है, समझ में है ना, आप लोग क्या कहेंगे? इन्वेस्टमेंट तो इन्वेस्टमेंट होता है, और क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर हमें इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिसीजन लेने पड़ते हैं। अब इससे क्या फर्क पड़ता है कि आपको लॉन्ग टर्म में बेसिकली इन्वेस्ट करना है या शॉर्ट टर्म में? ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग लॉन्ग टर्म की बात करते हैं या शॉर्ट टर्म का मेरा मतलब होता है जो भी आपका बेसिकली डे टू डे आपका बेसिकली एक्टिविटी होता है, वहां पे भी आपको बेसिकली पैसे की जरूरत होती है, तो आप लोग क्या कहेंगे? डे टू डे एक्टिविटी। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं आपका क्या रहेगा? डे टू डे एक्टिविटी रहेगा। तो वहां पे भी आपको क्या होता है? बेसिकली कैपिटल की जरूरत होती है। तो यहां पे जो कैपिटल की जरूरत होती है ना उसको आप लोग बेसिकली वर्किंग कैपिटल के नाम से जानते हैं। और ये जो आपका बेसिकली क्राइटेरिया रहेगा ये अलग चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे जिसको आप लोग यहां पर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर क्या रहेगा सर? आपका वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के नाम से चैप्टर रहेगा जिसको हम लोग आने वाले वक्त के अंदर बहुत जल्द पढ़ने वाले हैं। अब ध्यान दीजिएगा, इन्वेस्टमेंट दोनों तरीके की रहेंगी, एक आपके डे टू डे एक्टिविटी के अंदर, इसको आप लोग शॉर्ट टर्म के अंदर बोल सकते हैं, ये आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रहेगा। तो लॉन्ग टर्म के अंदर हम लोग किस में डील करने वाले हैं सर? आपका कैपिटल बस्टिंग के अंदर डील करने वाले हैं। ये आपको थोड़ा सा समझना, ठीक है। तो यहां पे आप लोग क्या करेंगे सर? कैपिटल बस्टिंग के अंदर डील करेंगे। तो ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि सर इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर तो शॉर्ट टर्म भी आता है, तो शॉर्ट टर्म आता है तो उसको यहां पर आप लोग वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, यहां पे आपको केवल किस पे फोकस करना है सर? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के अंदर फोकस करना है। तो ये आपका पहला पॉजिटिव पॉइंट भी है, नेगेटिव पॉइंट भी है कि कैपिटल बस्टिंग के अंदर आप उन्हीं प्रोजेक्ट की स्टडी करते हैं जहां पे हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। लॉन्ग टर्म के अंदर क्या होता है? हमें काफी समय वेट करना पड़ता है, उसके बाद हमें उसका रिटर्न देखने को मिलता है। यही बात मैंने यहाँ पे लिखी हुई है कि सर यहाँ पे आप लोग उन्हीं बेसिकली प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। और स्पेसिफिकली ध्यान दीजिएगा, प्रोजेक्ट भी कौन से रहेंगे सर? फिक्स्ड एसेट्स रहेंगे। ठीक है, फिक्स्ड एसेट के अंदर आपका लैंड हो गया है, बिल्डिंग हो गया है, आपकी मशीनरी हो गया है और आपकी इक्विपमेंट हो
गया है। फिक्स्ड एसेट आप सभी ने पढ़े होंगे ना, जितने भी फिक्स्ड एसेट है वो आपके लॉन्ग टर्म एसेट के अंदर आएंगे और यहां पर आपको इन्वेस्टमेंट करना, तो ये आपका किससे ताल्लुकात रहेगा, कैपिटल बस्टिंग से ताल्लुकात रहेगा। और यहां पर जो आपको रिटर्न मिलेगा या जो बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा ना, वो ओवर ए सर्वल ईयर्स के बाद देखने को मिलेगा, माने काफी समय आपको वेट करना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म में वेट करना पड़ेगा और लॉन्ग टर्म में आप लोग वेट करेंगे ना तभी यहां पे आपको रिटर्न देखने को मिलने वाला है। तो ये पहला फीचर समझ में आया आपको कि कैपिटल बस्टिंग की अगर आप लोग बात करते हैं और पहला फीचर क्या रहेगा सर, आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रहेगा। आई होप कि ये बात आपको क्लियर रही होगी, क्योंकि ठीक है, आई होप कितनी बातें क्लियर रही होंगी। अब हम सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट माय डियर फ्रेंड्स हमारा रहेगा दैट इज द लार्ज अमाउंट ऑफ द फंड। अब ध्यान दीजिएगा क्योंकि हमें यहां पे जो इन्वेस्टमेंट करना है ना वो कहां पर करना है सर, आपके फिक्स्ड एसेट्स के अंदर करना है। ठीक है, कहां पे करना है सर, आपके फिक्स्ड एसेट्स के अंदर करना है। और फिक्स्ड एसेट के अंदर चाहे आप लोग बात लैंड की कर लीजिए, बिल्डिंग की कर लीजिए, मशीनरी की कर लीजिए या इक्विपमेंट की कर लीजिए, फिक्स्ड एसेट के अंदर आपको बहुत कम पैसे से काम नहीं चलने वाला है। यहां पे हमें ह्यूज अमाउंट ऑफ द मनी की जरूरत होती है, ज्यादा पैसे की जरूरत होती है। तो आप लोग क्या कहेंगे कि सर यहां पर जो भी डिसीजन लिए जाएंगे वहां पर जो आपका बेसिकली फंड है वो कैसा रहेगा सर, लार्ज अमाउंट में चाहिएगा। क्लियर, ये आपको याद रखना है, यही मैंने लिखा हुआ है। कैपिटल बस्टिंग के अंदर आपको रिक्वायरमेंट होती है सर किसकी, सब्सटेंशियल फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की, माने लार्ज अमाउंट ऑफ द फंड की आपको जरूरत रहेगी। और दीज इन्वेस्टमेंट यूजुअली इन्वॉल्व द हाई कॉस्ट, ये भी आपको याद रखना है। इस तरीके की जो इन्वेस्टमेंट है ना वहां पर आपको हाई कॉस्ट का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है। तीसरा पॉइंट काफी अहम इंपॉर्टेंट और जरूरी रहेगा। कैपिटल बस्टिंग के अंदर जो भी आप लोग डिसीजन लेते हैं वो या तो इरिवर्सिबल रहेंगे नेचर के अंदर, या तो अगर आप उनको रिवर्स कर पाए तो वो बहुत ज्यादा कॉस्टली रहेंगे। दोनों चीजों को आपको समझना है। पहला पॉइंट क्या बताया मैंने, जो भी आपका कैपिटल बस्टिंग से जुड़ा हुआ डिसीजन आपने लिया, यानी कि फाइनेंस मैनेजर के रेफरेंस में मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो जब आपने एक बार कैपिटल बस्टिंग से जुड़ा हुआ डिसीजन ले लिया, ठीक है, अब उसको रिवर्स करना एक तरीके से बहुत डिफिकल्ट टास्क रहेगा। और किसी केस में अगर आप लोग उसको रिवर्स करना चाहेंगे भी तो वो आपका रिवर्स करने का प्रोसेस है ना वो काफी कॉस्टली रहेगा, यानी कि हमारा लॉस बहुत ज्यादा हो जाएगा। इस बात को आपको यहाँ पे अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठा लेना। ये आपका लिखा हुआ है, अगर आपने एक बार कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर दिया है, ठीक है, तो ये आपका बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, या आप लोग कहेंगे कॉस्टली होता है इसको रिवर्स करना। समझ में, इसको क्या करना, रिवर्स करना। दैट्स व्हाई आप लोग क्या कहते हो, हमें क्या करना होता है, केयरफुली एनालिसिस इज एसेंशियल, ठीक है ना। तो यहां पे आपको क्या करना होता है, केयरफुली एनालिसिस करना होता है। दैट्स व्हाई हमारे पास मल्टीपल बेसिकली स्टेप्स होती है जिनसे हमें गुजरना होता है। बहुत बेसिकली सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ तमाम फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए हमें डिसीजन मेकिंग करना होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर आप लोग अगली फीचर की बात करते हैं तो सर ये क्या रहेगा, फ्यूचर ओरिएंटेड रहेगा। सर फ्यूचर ओरिएंटेड का क्या मतलब है, ध्यान रखिएगा। यहां पे अगर आज आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमने क्या कहा, कुछ सालों के बाद आपको इसका रिटर्न देखने को मिलेगा, माने जो हमें इनकम देखने को मिलेगा, जो रिटर्न देखने को मिलेगा वो हमें भविष्य के अंदर देखने को मिलेगा। दैट्स व्हाई वी कैन इजीली से कि ये क्या रहेगा सर, फ्यूचर ओरिएंटेड रहेगा। ये यहां पे लिखा हुआ भी है, डिसीजन आर बेस्ड ऑन द एस्टिमेटेड फ्यूचर कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो। ये आपको याद रखना है, यहां पर हम लोग डिसीजन लेते हैं आपके एस्टिमेटेड फ्यूचर कैश इनफ्लो और आउटफ्लो को बेसिकली अंडरस्टैंड करके। दे इन्वॉल्व द फोरकास्टिंग एंड द अनसर्टेनिटी। ये भी आपको याद रखना है। यहां पे फोरकास्टिंग का मतलब होता है हम लोग पूर्वानुमान लगा के चलते हैं, एस्टिमेट करके चलते हैं। और यहां पे फ्यूचर क्योंकि फुल्ली अनप्रेडिक्टेबल है, फ्यूचर के अंदर अनसर्टेनिटी होता है, तो ये जरूरी नहीं कि आपने जो एस्टिमेट लगाया है वो सही रहे, उसी तरीके से चीजें बेसिकली चले। हो सकता है आगे जाके आपको काफी डिफिकल्टी देखने को मिले और जो भी डिसीजन आपने लिया था हो सकता है आने वाले वक्त के अंदर वो आपको गलत देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे अनसर्टेनिटी भी रहता है और यही पॉइंट मेरा अगला रहेगा सर, हाई रिस्क के अंदर अनसर्टेनिटी आपको देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे जो फ्यूचर की जो मार्केट कंडीशंस है ना, जैसे फ्यूचर है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, फ्यूचर की मार्केट कंडीशन वो बेसिकली टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड करती है और कस्टमर की डिमांड के ऊपर डिपेंड करती है। और टेक्नोलॉजी के साथ, मार्केट की कंडीशंस के साथ और आपके कस्टमर की डिमांड की भी क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है, जिसकी वजह से आपने
आपने जो डिसीजन लिया था ना, कैपिटल बस्टिंग डिसीजन लिया था, उसके ऊपर रिस्क आ सकता है और वहां पर आपको अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता देखने को मिलती है। जैसा कि हमने बताया, भविष्य जो फ्यूचर है फुल्ली अनप्रेडिक्टेबल होता है, भविष्य के अंदर कुछ भी चीजें हो सकती है, ठीक है। लेट अस से आपने एक प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट डाला, अभी मार्केट के अंदर उस प्रोजेक्ट का डिमांड बहुत ज्यादा है। जैसे अगर आप लोग बात करेंगे, एक टाइम था जब वीसीआर का दौर था, ठीक है। अब वीसीआर के दौर के अंदर काफी सारी कंपनियां आई और जिन्होंने कमर्शियल लेवल पे ना अपने बिजनेस को एक्सपेंड किया। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका वीसीआर का एक टाइम पीरियड है, अब आगे जाके जब चीजें बदली तो आपका फिर कैसेट आ गया, उसके बाद पेन ड्राइव आया। आजकल तो ऐसा सिस्टम है कि सब कुछ पूरा का पूरा ड्राइवर पे चला जाता है, हमें कुछ ऐसी चीजों की रखने की जरूरत ही नहीं है। तो मार्केट बदलती रहती है और मार्केट बदलती है तो कस्टमर की डिमांड बदलती है, और कस्टमर की डिमांड बदलती है तो हो सकता है क्योंकि हमें लॉन्ग टर्म के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है ना, तो हमारी इन्वेस्टमेंट के ऊपर प्रभाव पड़े, ठीक है। दैट्स व्हाई यहां पे रिस्क बहुत ज्यादा होता है और अनसर्टेनिटी तो होता ही होता है। खैर अनसर्टेनिटी तो हर एक केस में होता है, इसको आपको क्या कर लेना है, याद कर लेना है, एक बार समझ लेना है, अंडरस्टैंड कर लेना है। तो कुल मिलाकर के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हम लोग कैपिटल बस्टिंग के अंदर करते हैं। यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ द फंड का इस्तेमाल किया जाता है, जर्नली इरिवर्सिबल ये आपका डिसीजन होता है, फ्यूचर ओरिएंटेड बेसिकली इसका अप्रोच रहेगा, नेचर रहेगा। और यहाँ पे हाई रिस्क एंड द अनसर्टेनिटी माय डियर फ्रेंड्स आपको कहां पे देखने को मिलती है, कैपिटल बस्टिंग डिसीजन के अंदर देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये कुछ कुछ बुनियादी बातें हैं जिनको आपको अपने दिलो दिमाग और के अंदर बैठाना है, ताकि जब आप आंसर को फ्रेम करेंगे ना कैपिटल बस्टिंग टेक्निक के अंदर, तो वहां पे आपको बोलेगा क्रिटिकली एग्जामिन करना है आपको इस पर्टिकुलर सिचुएशन को और आपको बताना। ये सारी बातें आप लोग तभी कर पाएंगे जब आपका बेस स्ट्रॉन्ग होगा, जब आपको एक एक पॉइंट की अच्छे से माय डियर फ्रेंड्स से मालूमात हासिल होगी, जानकारी हासिल होगी, ठीक है। ये आपकी बात हुई फीचर्स की। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा किसको लेकर के, सर सिग्निफिकेंस, जिसको आप लोग इंपोर्टेंस कहते हो, कैपिटल बस्टिंग के अंदर सिग्निफिकेंस क्या रहेगा या इंपोर्टेंस क्या रहेगा। सबसे पहला पॉइंट यहां पे लिखा हुआ है, सर देयर इज एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज। ध्यान दीजिएगा, क्या करना है, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करना है, माने आपका कैपिटल बस्टिंग डिसीजन हेल्प करते हैं एलोकेट करने के लिए, किसको, आपके स्केर्स फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू द मोस्ट प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। माने यहां पे ध्यान दीजिएगा, आपको क्या करना होता है, आपको डिसीजन मेकिंग करना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं, समझिएगा, डिसीजन मेकिंग करना, मैं इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिसीजन मेकिंग की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब आपको डिसीजन ये भी तो लेना पड़ेगा, आपके पास जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है, ध्यान से समझना मेरी बात को, जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है उनको कहां पे एलोकेट करना है। सर अगर आपने एक ऐसे प्रोजेक्ट के अंदर उनको एलोकेट कर दिया जहां पे प्रॉफिट की बहुत कम संभावना है, तो उसका अच्छे से यूटिलाइजेशन नहीं हो पाया है। अगर उसी जगह पे आपने अपने प्रोजेक्ट को बहुत अच्छे, अपने जो रिसोर्सेज है उनको बहुत अच्छे प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट कर दिया जहां पर प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस बहुत ज्यादा है, तो आप लोग क्या कर पाएंगे, उनका ऑप्टिमल या फिर एफिशिएंट यूटिलाइजेशन कर पाएंगे। समझ में है? तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, आपके रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूटिलाइजेशन भी किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, कैपिटल बस्टिंग डिसीजन के ऊपर डिपेंड करता है। समझ में है? तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, प्लीज इसको पढ़ लीजिएगा, इस पॉइंट को आपको याद रखना है। दूसरा पॉइंट क्या रहेगा, ये मैक्सिमाइजेशन ऑफ द शेयर होल्डर वेल्थ में हमारी काफी हद तक मदद करता है। अब इसका क्या मतलब, सिंपल सा मीनिंग है, सर आपने क्या किया है, आपने इन्वेस्टमेंट डाला है, क्या डाला है, इन्वेस्टमेंट डाला, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट क्योंकि हमने कहां पे किया है, यहां पे मैंने आपको बता दिया, हम लोग कहां पे इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, सर आपके फिक्स्ड एसेट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है। और ये जो फिक्स्ड एसेट्स है ना, अमूमन क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं, ठीक है। आपको काफी समय देना पड़ता है, लॉन्ग टर्म के अंदर आते हैं, और लॉन्ग टर्म के अंदर आपको रिटर्न भी बहुत अच्छा देखने को मिलता है, ठीक है, क्योंकि आपने बहुत बड़ा पैसा लगाया है, रिटर्न अच्छा देखने को मिलता है लॉन्ग टर्म। एंड आप लोग यहां पे एक चीज लिख सकते हैं, आपने लार्ज अमाउंट बेसिकली इन्वेस्ट किया, ठीक है। तो आप लोग क्या कहेंगे, सर हमने क्या किया, यहां पे लार्ज अमाउंट क्या किया, इन्वेस्ट किया है, जिसकी वजह से आपको रिटर्न भी हाई देखने को मिलता है, ठीक है। अब रिटर्न हाई होगा तो यानी कि प्रॉफिट होगा एक तरीके से, या फिर आप लोग कह सकते हो प्रॉफिट नहीं तो इनकम होगा, और इनकम बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है शेयर होल्डर की जो वेल्थ है उसके अंदर मैक्सिमाइजेशन देखने को मिलेगा। समझ में है? तो ये आपका एक पॉइंट रहेगा कि सेलेक्ट ए प्रोजेक्ट दैट इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द फर्म एंड द मैक्सिमाइज द ओनरशिप वेल्थ। ये दोनों पॉइंट मैंने पहले चैप्टर के अंदर भी पढ़ाए
बताए थे कि यहाँ पे हमारा मेन मोटिव यही रहता है, ठीक है। तो अगर आप लोग एक ऐसे प्रोजेक्ट का चुनाव करते हैं जो कहीं ना कहीं इंक्रीज करता है वैल्यू ऑफ द फर्म को और मैक्सिमाइज करता है ओनर की वेल्थ को, तो ये आपका बेसिकली कब हो पाएगा, जब आप लोग कैपिटल बस्टिंग डिसीजन करेंगे, कैपिटल बस्टिंग अच्छे से करेंगे, ठीक है। अब इसके अलावा एक अगला पॉइंट रहेगा दैट इज द ये सपोर्ट करता है लॉन्ग टर्म ग्रोथ को, मैंने पहले ही बताया हुआ है। ये इनेबल करता है एक्सपेंशन को, मॉडर्नाइजेशन को, डाइवर्सिफिकेशन को, एडॉप्शन ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजी को। अब ये सारे पॉइंट मैं काफी डिटेल में पढ़ाऊंगा जब हम लोग यहाँ पे डिसीजन मेकिंग की बात करेंगे, ठीक है। अभी के लिए आपको याद रखना है ये आपके लॉन्ग टर्म ग्रोथ को भी माय डियर फ्रेंड्स क्या करता है, काफी हद तक आपको सपोर्ट करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर ये आपका इंप्रूव करता है प्रॉफिटेबिलिटी को, मैंने बताया ना ये आइडेंटिफाई करता है उन प्रोजेक्ट्स को जो क्या करते हैं आपके जनरेट कर सकते हैं ग्रेटर रिटर्न, ज्यादा रिटर्न को एंड बेटर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। क्लियर है, तो ये मैंने आपको बता दिया है, इस पर हमको बार बार चर्चा करने की जरूरत है ना। ये आपको थोड़ा ध्यान में देना है क्योंकि यहाँ पे हम लोग बेसिकली सारी कैलकुलेशन करके चलते हैं, दैट्स व्हाई ये आपका इन्वेस्टमेंट रिस्क को काफी हद तक रिड्यूस करने का, मिनिमाइज करने का भी एक जरिया रहता है जिसको आप लोग कैपिटल बस्टिंग कहते हैं। और यहाँ पे आपको बेटर फाइनेंशियल प्लानिंग भी देखने को मिलती है क्योंकि हमने बताया हम लोग बेसिकली प्रोजेक्ट को आइडेंटिफाई से लेकर के और उसके अंदर हम लोग बेसिकली अलग अलग टेक्निक को यूज करके देखते हैं और हम लोग एक पर्टिकुलर इवैल्यूएशन करते हैं कि वहां पे हमें कितनी प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस है, कितने लॉस के चांसेस है, कौन सा प्रोजेक्ट हमारे लिए बेटर रहेगा, कौन सा प्रोजेक्ट है जो हमारे ऑब्जेक्टिव और हमारी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अलाइन करता है। कुल मिलाकर के यहां पर आपको बेटर फाइनेंशियल प्लानिंग देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये आपको याद करना है, अच्छे से इसको पढ़ लेना है कि अगर आप लोग सिग्निफिकेंस की बात करेंगे तो एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के अंदर कैपिटल बस्टिंग हेल्प करता है, आपके शेयर होल्डर की वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के अंदर लॉन्ग टर्म ग्रोथ को सपोर्ट करता है, प्रॉफिटेबिलिटी को इंप्रूव करता है, इन्वेस्टमेंट जो रिस्क है उसको रिड्यूस करता है और ये आपकी हेल्प करता है बेटर फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर। समझ में आया? तो दीज आर द वेरी बेसिक एंड फ्यू पॉइंट्स जिनको आपको पढ़ना है ताकि आप लोग इस पर्टिकुलर टॉपिक को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सके और इसको एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर कर सके, ठीक है। तो ये आपका हो गया कैपिटल बस्टिंग और हमने पढ़ा सर फीचर्स क्या क्या है कैपिटल बस्टिंग के और इसके अलावा हमने पढ़ा सर इसकी सिग्निफिकेंस क्या क्या है कैपिटल बस्टिंग के, ठीक है। अगर अभी तक आपको सेशन पसंद आया है, वीडियो अच्छा लगा है तो आप सभी मेक श्योर करके हमारे दोनों चैनल दैट इज द बीकॉम कॉर्नर एंड द कॉम एक्सपर्ट दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक हमारे दोनों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पूरा कोर्स सारी की सारी क्लासेज आपको बीकॉम कॉर्नर के ऊपर देखने को मिलेगी और कॉम एक्सपर्ट के ऊपर आपके बच गए दो आपके बेसिकली सब्जेक्ट हैं, एक आपका बिजनेस मैथमेटिक्स और एक आपका बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। दोनों आपको कहां पे देखने को मिलेंगे? कॉम एक्सपर्ट के ऊपर देखने को मिलेंगे और एग्जामिनेशन से पहले हम जो आपका पीओएम सब्जेक्ट है प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग है उसको भी हम लोग इसी चैनल के ऊपर अपलोड करने वाले हैं, तो आपको नोटिफिकेशन समय रहते मिल जाए। दैट्स व्हाई आप लोग दोनों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उस पर टैप करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा ताकि जितने भी रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है पीडीएफ से लेकर के नोट से लेकर के आप लोग उनको एक जगह पे एक्सेस कर पाए, ठीक है। बहरहाल अब ज्यादा बातें ना करते हुए बढ़ते हैं सेशन की तरफ। अब ध्यान दीजिएगा कैपिटल बस्टिंग के अंदर बड़े जरूरी डिसीजन आप लोग लेके चलते हैं और हमने देखा कि यहाँ पे जो डिसीजन आप लोग लेके चलते हैं ना, आप लोग मतलब मैं फाइनेंशियल मैनेजर की बात कर रहा हूं, ठीक है, वो बेसिकली इरिवर्सिबल होते हैं या अगर उनको रिवर्स करना पॉसिबल भी हुआ तो वहां पे बहुत ज्यादा कॉस्ट हमारा जाने वाला है, हमें लॉस बहुत ज्यादा रहेगा। अब ऐसे में हम लोग ये कह सकते हैं कि सर जो आपका कैपिटल बस्टिंग है, कैपिटल बस्टिंग के अंदर बुनियादी तौर पे बहुत सारी डिफिकल्टीज हमें देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? बहुत सारी डिफिकल्टीज देखने को मिलती हैं। तो आपके किताब के अकॉर्डिंग आपको डिफिकल्टीज को पढ़ना है। वैसे अगर आप लोग किसी आर्टिकल को पढ़ेंगे, कोई और किताब को पढ़ेंगे तो यहाँ पे अलग अलग जानकारी अवेलेबल होती है, लेकिन आपको वही पॉइंट्स पढ़ने हैं जो आपके यूनिवर्सिटी के अंदर प्रिस्क्राइब्ड किए गए हैं। तो ध्यान दीजिएगा आपको। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात अच्छा याद आया, ध्यान दीजिएगा। किताब से मेरे को याद आया, जिन बच्चों ने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है उनको कंफ्यूजन होगा कि सर हमें किताब कौन सा खरीदना है। तो सर अगर आप लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट का किताब खरीदना चाहते हैं तो मैं आपको केवल एक ही नाम सजेस्ट करूंगा, दैट इज द आरपी रस्तोगी। डॉक्टर आरपी रस्तोगी ने आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट करके किताब लिखा है, कुछ इस तरीके का किताब दिखता है, आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे अगर आपको 1 साल पुराना एडिशन भी मिलता है, अपने यार दोस्तों से भी कोई पुराना एडिशन मिलता है तो आप लोग उसका भी चुनाव कर सकते हैं। यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा चेंजेस
आपको देखने को नहीं मिलेंगे। बाकी अगर आप लोग किताब नहीं खरीदना चाहते तो मैंने आपको बता दिया, नोट्स में आपको अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। बाकी जो भी बच्चे किताब खरीदना चाहते हैं डेफिनेटली डॉक्टर आरपी रस्तोगी के द्वारा सुल्तान चंद एंड द सन्स करके बेसिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ये किताब है, दोनों के लिए अवेलेबल है, बीकॉम प्रोग्राम के लिए भी अवेलेबल है और बीकॉम ऑनर्स के लिए भी अवेलेबल है। डेफिनेटली आप लोग इसको अपनी कंसिडरेशन में रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि सर कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो आपके कैपिटल बस्टिंग के अंदर आती हैं, कुछ बुनियादी ऐसी दिक्कतें हैं जो कैपिटल बस्टिंग के अंदर देखने को मिलती है। तो इसका कारण क्या, सबसे पहले तो आप लोग ये समझे कैपिटल बस्टिंग डिसीजन अपने आप में काफी कॉम्प्लेक्स टॉपिक रह गया है आज के टाइम पे। सर ये क्या है, काफी कॉम्प्लेक्स हो गया है कैपिटल बस्टिंग की अगर आप लोग बात करते हैं, क्योंकि यहां पे आपको सबसे पहले कॉम्प्लेक्स क्यों है इस बात को समझिएगा, हमें सबसे पहले ज्यादा पैसा यानी कि लार्ज इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, उसके बाद हमें एक काफी लंबा कमिटमेंट चाहिए, क्योंकि हम यहां पे फिक्स्ड एसेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। फिक्स्ड एसेट का मतलब क्या है, लॉन्ग टर्म एसेट हो जाएगा, और लॉन्ग टर्म एसेट के अंदर हमें आपका लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की जरूरत होती है। इतना ही नहीं, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के बाद यहां पे जो आपका बेसिकली फ्यूचर का आउटकम होता है ना, वो फुल्ली अनसर्टेनिटी से भरा होता है, फुल्ली अनसर्टेन होता है। दैट्स व्हाई वी कैन से जो आपका कैपिटल बस्टिंग डिसीजन है वो अपने आप में काफी कॉम्प्लेक्स हो गया, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स हो गया है तो यहां पर हमें अलग अलग डिफिकल्टीज देखने को मिलती है। आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग हमें कितनी डिफिकल्टीज पर फोकस करना है, सर 3 मेजर डिफिकल्टीज पर बात करनी है। सबसे पहले आपको फ्यूचर अनसर्टेनिटी को लेकर के, दूसरा पॉइंट जो हम लोग कंप्लीट चैप्टर पढ़ चुके हैं, चैप्टर नंबर 2 दैट इज द टीवीएम, जिसको आप लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी के नाम से जानते हैं। तो दूसरा पॉइंट क्या रहेगा सर, आपका टाइम एलिमेंट रहेगा जिसको आप लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी के नाम से जानते हैं। तीसरा आपका मेजरमेंट प्रॉब्लम रहेगा। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी आप लोग कैपिटल बस्टिंग डिसीजंस की बात करेंगे तो कैपिटल बस्टिंग डिसीजन के अंदर हमें कितनी मेजर डिफिकल्टीज देखने को मिलती हैं, सर 3 मेजर डिफिकल्टीज देखने को मिलती है। सबसे पहले फ्यूचर अनसर्टेनिटी से भरा हुआ है, दूसरा पॉइंट टाइम वैल्यू ऑफ मनी रहेगा, टीवीएम जिसको कहते हो। इसके अलावा आपका जो मेजरमेंट में जो प्रॉब्लम्स आती है ना, ये 3 मुद्दों पर आपको चर्चा करना है। अब हम वन बाय वन करके किसको देखने वाले हैं सर, फ्यूचर की अनसर्टेनिटी को देखने वाले हैं। तो प्लीज जरा गौर फरमाइएगा, देखिए, क्योंकि कैपिटल बस्टिंग डिसीजंस बेस्ड होते हैं एस्टिमेटेड फ्यूचर कैश इनफ्लो एंड द आउटफ्लो के ऊपर, यानी कि कुल मिलाकर के फ्यूचर की आउटकम्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। सिंस द फ्यूचर कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड विद द सर्टेनिटी, देखिए आप लोग फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं लेकिन वो अनसर्टेन रहेगा, ठीक है। हम लोग क्या कह रहे हैं, क्योंकि हमने कहा कि आपका जो फ्यूचर है ना वो क्या होता है, प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है सर्टेनिटी के साथ। अगर अनसर्टेनिटी है तो अनिश्चितता होगी, तो वहां पे कोई भी चेंजेस हो सकते हैं। तो यहां पे क्योंकि फ्यूचर को आप लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो सर्टेनिटी के साथ, दीज एस्टिमेट मे नॉट ऑलवेज एक्यूरेट। ये बात मैंने इनिशियल लेवल पे आपको बताई थी कि जो हमने एस्टिमेशन लगाया हुआ है, जो हमने कैलकुलेशन की हुई है, जो हमने प्लानिंग की हुई है, हो सकता है वो सही रहे भविष्य के अंदर और हो सकता है वो आने वाले समय में गलत भी हो, ठीक है ना। यानी कि आप कह सकते हैं मिस्टेक होने की प्रोबेबिलिटी है या चीजें बदलने की, चीजों के अंदर तब्दीली और बदलाव आने की प्रोबेबिलिटी रहने वाली है। तो सबसे पहले एक प्रॉब्लम क्या रहेगी, आपने कोई भी डिसीजन लिया, ठीक है, वो डिसीजन डिपेंड करेगा कि हमने एस्टिमेट लगाया है फ्यूचर के अंदर इतना इनफ्लो होगा, इतना आउटफ्लो रहेगा, ठीक है। और क्योंकि फ्यूचर फुल्ली अनप्रेडिक्टेबल है, इसका मतलब जो हमने कैलकुलेशन किया है वो गलत भी हो सकता है, और गलत हो जाएगा तो हमें एक बड़ा लॉस होगा। ये हमेशा प्रॉब्लम है जो आपको बेसिकली कैपिटल बस्टिंग डिसीजन से जुड़ी हुई हमेशा देखने को मिलेगी जब भी आप लोग कैपिटल बस्टिंग डिसीजन से जुड़े हुए या कैपिटल बस्टिंग से जुड़े हुए डिसीजन लेंगे, ठीक है। क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग कोजेज ऑफ द अनसर्टेनिटी की बात करते हैं तो सर सबसे पहला अनसर्टेनिटी का कारण क्या है, सर मार्केट के अंदर जो डिमांड है ना वो बदलता रहता। मैंने बताया एक दौर था जब आपका मोटा टीवी आता था, उसके बाद एलसीडी आया, उसके बाद एलईडी आया। अभी भविष्य में टेक्नोलॉजी अगर अच्छे से काम करती है तो आपको प्लाज्मा भी देखने को मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर के आपका मार्केट का जो डिमांड है वो बदलता रहता है, और हर साल जैसे जैसे समय बीतता है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आते रहते हैं, यानी कि टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत रैपिडली चेंज आ रहे हैं। पहले जो आपको चेंजेज 10 साल के अंदर देखने को मिलते थे, आज वो हो सकता है केवल एक दिन के अंदर या चंद घंटों के अंदर देखने को मिल जाए। तो यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बहुत रहेगा। इसके अलावा इन्फ्लेशन एक बड़ा फैक्टर रहेगा, ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। इसके अलावा गवर्नमेंट पॉलिसीज एक बड़ा फैक्टर है, टैक्सेशन एक बड़ा फैक्टर है। इसके
अलावा आप लोग कहेंगे जो आपकी कंट्री के अंदर इकोनॉमिक और जो आपकी पॉलिटिकल कंडीशन है वो भी आपकी अनसर्टेनिटी के लिए जिम्मेदार है। इसके अलावा आपका कुछ हद तक कंपटीशन जो हो गया है और आपकी जो कंज्यूमर की प्रेफरेंस है ना उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो दीज आर द वेरी बेसिक एंड फ्यू रीजंस या कॉजेज जिनकी वजह से आप लोग कह सकते हो कि सर अनसर्टेनिटी फ्यूचर के अंदर रहता है। ठीक है, अब जैसे अगर आप इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंडीशन की बात करते हैं, अगर कुछ ऐसी सरकार आ गई जो हम लोग जिस बिजनेस के अंदर बेसिकली डील करते हैं उसके अगेंस्ट कोई पॉलिसी आ गई है, ठीक है, तो यहाँ पे इंपैक्ट रहेगा। तो जो आपने डिसीजन लिया नहीं लिया वो इंपैक्ट तो होगा ही ना, सीधी सीधी बात है। तो कुछ इस तरीके से आप लोग ध्यान दीजिएगा, कॉजेज ऑफ अनसर्टेनिटी क्या रहेगा ये आपको याद रखना है। और पहला पॉइंट क्या है, क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेनिटी से भरा हुआ है तो यहाँ पे हमेशा ये आपको डिफिकल्टी देखने को मिलेगी। ठीक है, अब क्योंकि आपने आज पैसा इन्वेस्ट कर दिया, ध्यान दीजिएगा आपने क्या किया है, आज पैसा इन्वेस्ट कर दिया है, क्योंकि जो आपने आज पैसा इन्वेस्ट किया है उसकी जो परचेजिंग पावर आज है ना वो कल के कंपैरिजन में ज्यादा रहेगी। जैसे जैसे समय बीतता रहेगा वैसे वैसे पैसे की जो परचेजिंग पावर है वो इन्फ्लेशन के साथ डिक्रीज होती रहती है। ये आप सभी जानते हैं, हम लोगों ने सेकंड चैप्टर के अंदर टाइम वैल्यू ऑफ मनी के साथ पढ़ा हुआ है। आज हमारे पास जो 1 रुपया है और कल का जो 1 रुपया रहेगा, दोनों की वर्थ के अंदर रात दिन का अंतर होगा। आज का जो रुपया है 1 रुपया और कल के रुपये के कंपैरिजन में अगर आप लोग देखेंगे तो आज का जो 1 रुपया है उसकी वर्थ ज्यादा रहेगी। जैसे जैसे समय बीतेगा आपकी पैसे की वैल्यू क्या होती चलती है, डिक्रीज होती चलती है। कुल मिलाकर के आप लोग ये कह सकते हो सर सेकंड पॉइंट जो रहेगा टाइम वैल्यू ऑफ मनी रहेगा, माने टाइम एलिमेंट रहेगा, माने जो आपने पैसा डाला है ना उसकी अपनी एक बेसिकली टाइम वैल्यू होती है। टाइम के साथ वो बेसिकली बदलता रहता है, उसके अंदर चेंजेस आते रहते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है, कैपिटल बस्टिंग के अंदर आप लोग कैश फ्लो की बात करते हैं जो अक्योर होता है ओवर ए सर्वल ईयर, ठीक है, सर्वल ईयर, ठीक है ना, यानी कि आपके पास बहुत सारे सालों में आपको पैसे को रोक करके रखना पड़ेगा। सिंस वैल्यू ऑफ मनी चेंज ओवर द टाइम, मैंने आपको बताया आपकी पैसे की जो मनी है हम लोगों ने पढ़ा हुआ है समय के साथ बदलती रहती है। जैसे मैंने बताया अगर आपको 1 रुपए आज रिसीव होता है उसकी जो वर्थ है वो ज्यादा रहेगी एज कंपेयर टू जो 1 रुपए आपको रिसीव होगा फ्यूचर के अंदर ड्यू टू इट्स अर्निंग कैपेसिटी। ये मैंने बताया इसका अपना एक क्या रहेगा, अर्निंग कैपेसिटी रहेगा जो टाइम के साथ क्या होता चलता है सर, आपका डिक्रीज होता चलता है। ठीक है, एक तरीके से क्या होता जाता है, घटता जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, हो जाएगा। तो ये आपका दूसरा पॉइंट है, टाइम एलिमेंट रहेगा, टाइम वैल्यू ऑफ मनी रहेगा। अब यहां पे आपको समझना है सर प्रॉब्लम क्या है इस कॉन्सेप्ट के साथ। देखिए कैश इनफ्लो अक्योर एट ए डिफरेंट पॉइंट इन द टाइम, यानी कि हमारे पास जो कैश है वो अलग अलग टाइम पे आएगा। ठीक है, जैसे अगर आप लोग बात करते हैं आज आपने मान लीजिए 10 लाख रुपया इन्वेस्ट किया, ठीक है, आपने कितना किया है, आप मान लीजिए आपने कितना किया, 10 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है। अब अगर आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया, इसका जो रिटर्न है आपको मान लीजिए 5 साल के बाद मिला। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है, कितना ले रहा हूं सर, 5 साल के बाद ले रहा हूं। ठीक है, आफ्टर द 5 ईयर आपको इसका रिटर्न मिला और वो रिटर्न आपको कितना मिल गया है, 12 लाख मिल गया है। तो अब आपको देखने में ऐसा लग रहा होगा कि सर यहां पे 10 लाख इन्वेस्ट किया था और 12 लाख मिल गया, लेकिन यहां पे आपका टाइम फैक्टर है जो जिम्मेदार रहेगा कि सर आपको टोटल इन्वेस्ट किए हुए कितना साल हो गया, 5 साल हो गया है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अभी इस फ्यूचर वैल्यू को कहां पे लेके आना पड़ेगा। सर ये कौन सी वैल्यू है, सर ये आपकी प्रेजेंट वैल्यू है, मैंने सिखाया था। ये कौन सी है सर, आपकी फ्यूचर वैल्यू है। तो फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू में लेके आना पड़ेगा और फिर आपको क्या करना पड़ता है सर, आपको कंपेयर करना पड़ता है और आपको चेक करना है कहीं जो आप 10 लाख रुपया लगा रहे हो आज के हिसाब से जो कल का 12 लाख रुपया है, हो सकता है वो 10 लाख भी पूरा ना बने। ठीक है, दैट्स व्हाई यहां पे जो आप भी कैपिटल बस्टिंग से जुड़े हुए डिसीजन लेंगे वो इंपैक्ट होंगे, वो प्रभावित होंगे, वो इन्फ्लुएंस होंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे देखिए एक बड़ा कारण है जो आपका इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन है वो रिड्यूस करता है परचेजिंग पावर ऑफ फ्यूचर मनी। मैंने बताया था फ्यूचर के अंदर जो पैसा रहेगा उसकी जो परचेजिंग पावर है, अर्निंग कैपेसिटी है, वो डिक्रीज होती चली जाएगी। इसके अलावा चूजिंग एन एप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट इज डिफिकल्ट, ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। आगे मैं समझाऊंगा इसका मीनिंग क्या होता है। एप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट ये चूज करना डिफिकल्ट होता है। लास्ट एंड फाइनल पॉइंट आप लोग क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग प्रोजेक्ट्स विद द डिफरेंट लीव्स बिकम द कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ये कुछ कुछ बुनियादी बात है जो आपको पढ़नी है, अच्छे से याद करनी है, मेमोराइज करनी है ताकि आप लोग आंसर को अच्छे से फ्रेम कर सके। ठीक है, तो पहली प्रॉब्लम क्या थी, फ्यूचर अनसर्टेनिटी है, तो ये हमेशा डिफिकल्टी कैपिटल बस्टिंग के अंदर रहेगी। टाइम एलिमेंट रहेगा। इसके अलावा एक तीसरा पॉइंट, एक तीसरा फैक्टर रहेगा जिसको आप लोग मेजरमेंट प्रॉब्लम कहते हैं। सर मेजरमेंट प्रॉब्लम का क्या मतलब होता है, इट इज डिफिकल्ट टू एक्यूरेटली मेजर द कॉस्ट, द बेनिफिट एंड द कैश फ्लो एसोसिएटेड विद द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट। ध्यान से समझिएगा,
यहां पे ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है कि आप लोग क्या कर पाए सर, एक्यूरेटली मेजर कर पाए। देखिए मेजरमेंट हम लोग करते हैं लेकिन वो कितना एक्यूरेट होता है ये आपको थोड़ा समझने वाली बात है कि आप कॉस्ट की बात कीजिए, आप बेनिफिट्स की बात कीजिए, आप लोग कैश फ्लो की बात कीजिए, ये सारी चीजें किससे एसोसिएटेड है सर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट से एसोसिएटेड है। तो इसकी कॉस्ट को, इसके बेनिफिट को, इसके कैश फ्लो को एक्यूरेटली मेजर कर पाना अपने आप में काफी डिफिकल्ट टास्क होता है। सर ऐसा क्यों होता है, रीजन दीजिए तो मैं आपको बता देता हूं। जैसे मैंने बताया एस्टिमेटिंग फ्यूचर रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस डिफिकल्ट, ठीक है ना, भविष्य में क्या रहेगा ये हम लोग एक तरीके से तुक्का ही लगाते हैं, बाकी चीजें तो नियति के ऊपर, डेस्टिनी के ऊपर डिपेंड करती है। तो आप लोग क्या कहेंगे यहां पे एस्टिमेट करना फ्यूचर रेवेन्यू को एंड एक्सपेंसेस को क्या रहता है सर, डिफिकल्ट रहता है। इसके अलावा सम बेनिफिट्स आर इंटेंजिबल, ध्यान दीजिएगा जब आप लोग अच्छा काम करते हैं तो कुछ ऐसे बेनिफिट्स हैं जो मॉनेटरी टर्म में आपको देखने को नहीं मिलते, टेंजिबल नहीं होते, इंटेंजिबल होते हैं। जैसे आपकी ब्रांड वैल्यू होगी, गुडविल हो गया, जैसे एम्प्लॉयमेंट का जो ट्रस्ट हो गया, एम्प्लॉइज का जो ट्रस्ट हो गया है, ब्रांड इमेज हो गए, तो इनको वैल्यू में कंसीडर कर पाना, मॉनेटरी टर्म में एक तरीके से मेजर कर पाना, इट्स ए क्वाइट डिफिकल्ट टास्क, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इन्फ्लेशन अफेक्ट द फ्यूचर कॉस्ट एंड द रेवेन्यू, ये हम लोग बार बार पढ़ रहे हैं कि इन्फ्लेशन जो होता है ना वो आपके भविष्य की कॉस्ट को और रेवेन्यू को दोनों को क्या करता है, इंपैक्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है। इसके अलावा डेप्रिसिएशन एंड द टैक्स इंपैक्ट कॉम्प्लिकेट द कैलकुलेशन, ये आपको काफी ध्यान रखना है सर। आपका डेप्रिसिएशन जो होता है और टैक्स का जो इंपैक्ट है ना वो आपका बेसिकली कैलकुलेशन को कॉम्प्लेक्स बना देता है। एंड एक सबसे बड़ा कारण क्या रहेगा, रिस्क फैक्टर आर डिफिकल्ट टू क्वांटिटी, ठीक है। जो आपका रिस्क फैक्टर है वो क्या होता है, डिफिकल्ट टू क्वांटिफाई होता है, माने इसको क्वांटिफाई करना क्या होता है, डिफिकल्ट होता है, ठीक है। किसको, रिस्क फैक्टर को। कुल मिलाकर के ये 3 पॉइंट रहेंगे सर। कौन कौन सा पॉइंट हमने पढ़ा, ध्यान से समझिएगा। अगर आप लोग डिफिकल्टीज की बात करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन किसकी बात हो रही है, डिफिकल्टीज की बात हो रही है, ठीक है। तो आपको याद रखना है डिफिकल्टीज या फिर आप लोग क्या कहेंगे सर, आप लोग यहाँ पे प्रॉब्लम्स कहेंगे। सर सबसे पहले डिफिकल्टी हमें क्या देखने को मिली सर, मैं सबसे पहला जो आपका पॉइंट रखूंगा फ्यूचर का रखूंगा, जो मैंने अभी आपको समझाया, फ्यूचर इज अनप्रेडिक्टेबल। आप लोग क्या कहेंगे, अनप्रेडिक्टेबल होता है, या फिर आप लोग अनसर्टेनिटी कहेंगे, ठीक है। दूसरा क्या रहेगा सर, आपका टीवीएम रहेगा, टाइम वैल्यू ऑफ मनी होता है। तीसरा क्या रहेगा, जो अभी अभी हमने क्या पढ़ा, दैट इज द मेजरमेंट प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये आपकी 3 ऐसी प्रॉब्लम है जो आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन से हमेशा क्या रहती हैं, जुड़ी रहती है। इनका सॉल्यूशन अभी तक आपको कोई भी देखने को नहीं मिला है। तो इन तीनों पॉइंट को आपको प्लीज अपने ध्यान में रखना है, अपने जहन में रखना है कि तीनों प्रॉब्लम जब भी कैपिटल बस्टिंग डिसीजन होगा ना उस केस में आपको देखने को मिलेंगी ही मिलेंगे, ठीक है। तो ये कुछ कुछ बातें थी जो अभी तक हमने पढ़ी। देखिए अभी तक हमने कोई ज्यादा हार्ड टॉपिक नहीं पढ़ा है, अभी अभी हमने केवल बुनियादी बातें जानी है। कैपिटल बस्टिंग का मीनिंग क्या होता है, इसके फीचर्स क्या है, सिग्निफिकेंस एंड इंपॉर्टेंस क्या है। इसके अलावा हमने यहाँ पर कैपिटल बस्टिंग के अंदर डिफिकल्टीज और प्रॉब्लम कौन कौन सी रहेंगी, सबसे पहले फ्यूचर अनसर्टेनिटी को लेकर के, टाइम एलिमेंट या टाइम वैल्यू ऑफ मनी को लेकर के, और मेजरमेंट प्रॉब्लम को हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, अब हम बढ़ेंगे सर यहां पे टाइप्स ऑफ द कैपिटल बस्टिंग डिसीजंस को लेकर के थोड़ी चर्चा करेंगे। सर कैपिटल बस्टिंग डिसीजन जो आप लोग लेते हैं वो इन्वेस्टमेंट से जुड़ा हुआ रहेगा। अब ये जो इन्वेस्टमेंट आप लोग करते हैं ना उसके भी अपने प्रोस्पेक्टिव होते हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, इस बात को आपको समझना है। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पे आप लोग जो भी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिसीजन लेते हैं उनको हम लोग 2 कैटेगरी में कैटेगराइज कर देते हैं। सबसे पहले आपका जो डिसीजन है वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा सर, वो आपके फर्म के एग्जिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा, और दूसरा जो आपका किसके पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा सर, आपकी डिसीजन सिचुएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा। समझ में आया? तो काफी बार एग्जाम के अंदर ये थ्योरी के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है, टाइप्स ऑफ द कैपिटल बस्टिंग डिसीजन को डिफाइन कीजिए। तो आपको लिखना है कैपिटल बस्टिंग डिसीजन कैन बी क्लासिफाइड इनटू द 2 ब्रॉड कैटेगरीज। फर्स्ट इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द फर्म्स एग्जिस्टेंस, एंड दूसरा क्या रहेगा फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द डिसीजन सिचुएशन। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे अगर आप लोग फर्म की एग्जिस्टेंस की बात करते हैं तो मेरे पास मान लीजिए आपका ओल्ड मशीनरी है, ठीक है। क्या है, आपका ओल्ड मशीनरी है, और ये जो मशीनरी है तो अच्छा, इसकी एफिशिएंसी अच्छी नहीं है, ठीक है। क्या नहीं है, एफिशिएंसी अच्छी नहीं है। और दूसरा क्या है, ये इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा कंज्यूम करता है, इसके अंदर रिपेयर हर महीने मेरे को कराना पड़ता है। तो मैंने क्या किया, इसको रिप्लेस कर दिया है न्यू मशीनरी के साथ, ठीक है। आप क्या कहेंगे सर, आपने न्यू मशीनरी में क्या किया है, इन्वेस्टमेंट किया है। अब यहाँ पे जो
डिसीजन आप लोग लेंगे वो कैपिटल बस्टिंग डिसीजन के अंदर आएगा। अब क्योंकि ये जो आपने डिसीजन लिया है ना, ये ना कहीं प्राइमरी लेवल पे आपके प्रॉफिट मोटिव से नहीं बल्कि हमारी फर्म की एग्जिस्टेंस के मोटिव से लिया है। माने हमें फर्म की एग्जिस्टेंस को भी तो बचाना है ना, यानी कि फर्म्स की जो आपकी क्या रहेगी, एग्जिस्टेंस रहेगी, उसको भी तो बचाना है, ठीक है, उस वजह से लिया है। तो आपका पहला जो डिसीजन लोगे आप लोग फर्म की एग्जिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए लोगे। जैसे अगर आप लोग दूसरा पॉइंट लेके चलते हैं, लेटर से आपको क्या करना है, जैसे अभी तक मैंने क्या किया था, मैं मान लीजिए एजुकेशन की बात करता हूं, ठीक है, तो मेरा क्या था, आपका ऑफलाइन इंस्टीट्यूट थे, ठीक है, तो आप लोग क्या कहेंगे, आप क्या थे, ऑफलाइन इंस्टीट्यूट थे, लेकिन हमें या तो इनका एक्सपांशन करना है तो हमें इससे रिलेटेड डिसीजन लेना पड़ेगा, या हमें क्या करना है, न्यू टीचर्स को इंट्रोड्यूस करना है, न्यू स्ट्रीम्स को इंट्रोड्यूस करना है, नए सब्जेक्ट्स को इंट्रोड्यूस करना है, या आप लोग कहेंगे हमें कंप्लीटली ऑनलाइन स्टूडियोज बनाने, ठीक है, तो ऑनलाइन क्लासेज हमें चलानी है। तो यहां पे आप लोग क्या कहेंगे, सर ऑफलाइन का एक दौर था, अगर आपने ऑनलाइन पे शिफ्ट नहीं किया तो आप लोग मार्केट के अंदर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो आप लोग क्या नहीं कर पाएंगे, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। माने जो भी डिसीजन आप लोग फर्म की एग्जिस्टेंस के लिए और उसके सर्वाइवल के लिए लेते हैं वो क्या कहलाएंगे, वो आपके फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू द फर्म्स एग्जिस्टेंस कहलाएंगे। बाकी जो भी प्रॉफिट मोटिव से आप लोग लेते हैं वो डिसीजन सिचुएशन के अंदर आ जाते हैं, ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा पढ़ लेना है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब यहाँ पे फर्म्स एग्जिस्टेंस के अंदर ना हम लोग एक टेक्निक यूज करते हैं, यहाँ पे आई थिंक मैंने लिखा नहीं है, तो चलिए आगे देख लेंगे। यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है, टाइप्स ऑफ द कैपिटल बस्टिंग डिसीजन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द फर्म्स एग्जिस्टेंस। हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, फर्म की एग्जिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको क्या समझना है, दीज डिसीजंस आर बेस्ड वेदर ए इन्वेस्टमेंट, ध्यान से समझना, इज एसेंशियल फॉर द फर्म्स सर्वाइवल एंड फॉर इट्स ग्रोथ। समझ में आया, मैंने 2 पॉइंट आपको क्लियर किए थे, दोनों यहाँ पे लिखे हुए हैं। सर आप जो भी डिसीजन लेते हैं फर्म की सर्वाइवल के लिए और उसकी एग्जिस्टेंस के लिए, जो भी आपके डिसीजन एसेंशियल होते हैं वो कहां पे आते हैं सर, वो आते हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द फर्म्स एग्जिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले जैसे मान लीजिए आपको मशीनरी का रिप्लेसमेंट करना है तो रिप्लेसमेंट डिसीजन आ जाएगा, ठीक है। दूसरे नंबर पे सर आपका एक्सपेंशन डिसीजन आ जाएगा। इसी तरीके से सर तीसरे नंबर पे ना आपका डाइवर्सिफिकेशन डिसीजन आ जाएगा। ध्यान से समझिएगा तीनों का क्या मतलब होता है। सबसे पहले क्या है सर, रिप्लेसमेंट है, आपने क्या किया, अपनी ओल्ड मशीन्स को, जो भी खराब मशीनें हैं, ओल्ड मशीनरी है, उसको रिप्लेस कर दिया, ठीक है। अब जब आपने रिप्लेस किया है तो ये जो डिसीजन है ये रिप्लेसमेंट डिसीजन के अंदर आएगा, और ये है एसेंशियल डिसीजन है इन्वेस्टमेंट से जुड़ा हुआ, जो कहीं ना कहीं हमारी फर्म की सर्वाइवल के लिए और ग्रोथ के लिए जिम्मेदार है, ठीक है, ये आपको याद रखना। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है, अगर आप लोग बात रिप्लेसमेंट डिसीजन की करते हैं, ध्यान से समझिएगा, अगर आप लोग बात यहाँ पे जस्ट ए मिनट किसकी करते हैं, रिप्लेसमेंट डिसीजन की करते हैं, जस्ट ए मिनट, हाँ 1 मिनट, ये क्या कहेंगे, रिप्लेसमेंट डिसीजन की करते हैं, तो यहाँ पे आप लोग क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं ओल्ड को, वर्न आउट को, और जो भी आपके एब्सोल्यूट एसेट्स हैं विद द न्यू, किसके साथ, नए के साथ, एंड मोर एफिशिएंट एसेट टू मेंटेन द एग्जिस्टेंस लेवल ऑफ द ऑपरेशन। समझ में है, आपको क्या करना है, अपने जो एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ ऑपरेशन से उनको मेंटेन करने के लिए अगर आप अपनी पुरानी खराब मशीनरी को रिप्लेस कर देते हैं किसके साथ, न्यू और एफिशिएंट मशीनरी के साथ, तो ये डिसीजन क्या कहलाएगा सर, रिप्लेसमेंट डिसीजन कहलाएगा, ठीक है। अब इसके पर्पस क्या होते हैं, ध्यान से देखिएगा, अगर आपको अपनी प्रोडक्शन एफिशिएंसी को मेंटेन करना है तो आपको लगातार चीजों के अंदर बदलाव करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप लोग अपनी ऑपरेटिंग कॉस्ट को रिड्यूस करना चाहते हो, ऑब्वियस सी बात है, अगर मशीन नया होगा, अच्छा होगा, टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड होगा, टेक्नोलॉजिकली एडवांस होगा, तो वहां पे ऑपरेशनल कॉस्ट कम लगेगा, और कभी आप लोग 50 साल पुरानी मशीन को वापरेंगे तो वहां पे आपको ऑपरेशनल कॉस्ट ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर आप लोग प्रोडक्ट क्वालिटी को इंप्रूव करना चाहते हैं तो आपको रिप्लेसमेंट डिसीजन लेने पड़ेंगे। इसके अलावा आपको रिप्लेस करना है अगर टेक्नोलॉजिकल आउटडेटेड इक्विपमेंट को विद द न्यू एडवांस इक्विपमेंट के साथ, तो आपको क्या करना पड़ेगा सर, रिप्लेसमेंट डिसीजन लेने ही पड़ेंगे। कुल मिलाकर के रिप्लेसमेंट डिसीजन आप लोग लेते हैं उन बेसिकली आपकी फर्म की सर्वाइवल और एग्जिस्टेंस के लिए, ठीक है, ये आपको याद रखना है। एक्सपेंशन डिसीजन के अंदर आप लोग क्या करते हैं, आपकी जो फर्म एग्जिस्ट करती है ना उसकी फिलहाल जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है, या फिर आप लोग कह दीजिए उसको आपको क्या करना है, इंक्रीज करना, ठीक है, आपको क्या करना है, इंक्रीज करना है। या फिर दूसरा पॉइंट आप लोग ले सकते हो, अगर आपको एंटर करना है न्यू मार्केट के अंदर टू मीट द ग्रोथ डिमांड, समझ में आया,
क्या करना है, अगर आपको बेसिकली नई मार्केट के अंदर एंटर करना है ग्रोथ डिमांड के लिए, तो भी आप लोग क्या करते हैं सर, यहां पर बेसिकली एक्सपेंशन डिसीजन लेते हैं, एक्सपांड करते हैं, ठीक है। यानी कि या तो आपने क्या किया है, नए प्रोडक्ट को बेसिकली डिमांड के हिसाब से लॉन्च कर दिया, या फिर आपने क्या किया है, आपकी जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको इंक्रीज कर दिया। सर इसका पर्पज क्या होता है, आपको प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज करना है, बहुत ऑब्वियस बात है। तो क्या कहेंगे, प्रोडक्शन कैपेसिटी को अगर आप लोग इंक्रीज करना चाहते हो, अगर आप लोग मीट करना चाहते हो किसको, हायर कस्टमर डिमांड को, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर अगर आप लोग एक्सपांड करना चाहते हो न्यू ज्योग्राफिकल मार्केट के अंदर, तो आप लोग यहां पे कर सकते हो, उसके बाद इंक्रीज करना है सेल्स एंड प्रॉफिट को, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर आप लोग एक्सपेंशन कर सकते हैं। तो ये बहुत बेसिक पॉइंट है, इसमें आपको कोई रॉकेट साइंस देखने को नहीं मिलेगी। डाइवर्सिफिकेशन के अंदर क्या होता है, हमें अपना बेसिकली इन्वेस्टमेंट वहां पे करना होता है, जैसे आपने किसी नए प्रोडक्ट के अंदर या नई सर्विस के अंदर या फिर आपने नए बिजनेस के अंदर बेसिकली इन्वेस्टमेंट डाला। देखिए डाइवर्सिफिकेशन के अंदर आपने बिजनेस को भी डाइवर्सिफाई कर दिया। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, एक्सपेंशन के अंदर हमने क्या किया था, ज्योग्राफिकल कंडीशन को बढ़ाया। जैसे मैं मान लीजिए टीचिंग के फील्ड के अंदर हूं, तो मैं टीचिंग के अंदर ही एक्सपेंड करूं, ठीक है। तो ये आपका हो गया एक्सपेंशन। लेकिन अगर आप लोग डाइवर्सिफिकेशन की बात करेंगे, तो आप लोग वहां पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, वहां पे इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिसीजन लेंगे, जहां पे आपको कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है या नई सर्विस लानी है या नया बिजनेस सेटअप करना, ठीक है। किसके लिए, सो दैट इट इज डिफरेंट फ्रॉम द फर्म्स एग्जिस्टिंग ऑपरेशन। ये तो मैं खैर बता चुका हूं। ये क्या रहेगा सर, आपकी एग्जिस्टिंग जो ऑपरेशन है उनसे कंप्लीटली क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। ये क्या कहलाएगा सर, डाइवर्सिफिकेशन डिसीजन कहलाएगा। यहां पे जैसे अगर आपको बिजनेस रिस्क को रिड्यूस करना है, अगर नई मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस होना है, एंटर करना है, अगर आपको लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करना है, अगर आपको नए सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू जनरेट करने हैं, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर आप लोग क्या कर सकते हैं, डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं। तो एक तो डाइवर्सिफिकेशन, एक एक्सपेंशन और एक क्या हो जाएगा, रिप्लेसमेंट। तो आप लोग क्या कहेंगे, रिप्लेसमेंट हो गया है, उसके बाद आपका एक्सपेंशन हो गया है, उसके बाद आपका डाइवर्सिफिकेशन हो गया है। तो जब भी आप लोग बेसिकली फर्म्स की एग्जिस्टेंस, यानी कि आपकी जो फर्म्स एग्जिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से डिसीजन की बात करेंगे ना, तो आप लोग क्या कहेंगे, एक टेक्निक याद कर लीजिएगा, दैट इज द रेड। आर का मतलब क्या होता है, रिप्लेसमेंट डिसीजन, ई का मतलब होता है एक्सपेंशन डिसीजन, और डी का मतलब होता है डाइवर्सिफिकेशन डिसीजन, ठीक है। तो ये निमोनिक्स आप लोग याद रख सकते हैं। अब यहाँ पर रिप्लेसमेंट का मतलब ओल्ड मशीनरी को रिप्लेस करना है, एक्सपेंशन का मतलब है एग्जिस्टिंग बिजनेस के अंदर ही एक्सपांड करना है, डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है नए बिजनेस के अंदर आपको जाना है, कंप्लीटली नया प्रोडक्ट, नई सर्विस या नए बिजनेस की आप लोग बात करते हैं, ठीक है। तो ये तो वो डिसीजन हो गए, कैपिटल बस्टिंग डिसीजन हो गए, जो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से हैं सर, फर्म के एग्जिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से है, ठीक है। अब बात आती है सर, फर्म के एग्जिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू के अलावा हमारे पास क्या होते हैं, कुछ ऐसे डिसीजन होते हैं जो डिसीजन सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, डीज डिसीजन डिपेंड ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन द अवेलेबल इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव। काफी इंपॉर्टेंट बात है, ये वो डिसीजन होते हैं जो डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, रिलेशनशिप बिटवीन द अवेलेबल इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव। ये आपको याद रखना, ठीक है। अब यहां पे सबसे पहला क्या रहेगा सर, हमारा सबसे पहला रहेगा एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट डिसीजन। क्या रहेगा, एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट डिसीजन। इसके अलावा दूसरा रहेगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डिसीजन। क्या रहेगा सर आपका, जस्ट ए मिनट, ये क्या रहेगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डिसीजन। तीसरा रहेगा डिपेंडेंट, या जिसको बोलते हो कंटिंजेंट डिसीजन, ठीक है। तो यहां पे भी आपको कितने डिसीजन पढ़ने हैं सर, कुल मिलाकर के 3 डिसीजन पढ़ने हैं, ये आपको याद रखना, ठीक है। तो यहां पे भी कितने रहेंगे, 3 रहेंगे। अब एक्सेप्ट रिजेक्ट डिसीजन क्या होता है, द फर्म डिसाइड्स वेदर ए सिंगल इन्वेस्टमेंट प्रपोजल शुड बी एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड बेस्ड ऑन द प्री डिटरमाइंड क्राइटेरिया। सीधा सा है, आपके पास एक प्रपोजल आया, अब आपने कैलकुलेशन किया, फाइनेंस मैनेजर ने कैलकुलेशन किया, कैलकुलेशन के बिहाफ पे फर्म डिसाइड करेगा इसको एक्सेप्ट करना है कि रिजेक्ट करना। तो ये जो डिसीजन है ये क्या कहलाएगा, एक्सेप्ट रिजेक्ट डिसीजन कहलाएगा, ठीक है। एक तो ये हो गया। अब यहां पे देखिए डिसीजन रूल क्या कहता है, डिसीजन रूल ये कहता है आप लोग उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करेंगे अगर प्रोजेक्ट मीट्स द रिक्वायरमेंट रिटर्न और इवैल्यूएशन क्राइटेरिया। अगर आपका प्रोजेक्ट रिटर्न की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है या इवैल्यूएशन क्राइटेरिया को फुलफिल करता है, उस केस में आप लोग यहां
यहाँ पर उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन उसको रिजेक्ट कर देंगे अगर वो आपका फेल हो जाता है मीट करने के लिए जो भी आपका क्राइटेरिया है, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, जो भी आपने कैलकुलेशन किया है, जो भी आपने इवैल्यूएशन किया। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिक सा मुद्दा ये है कि एक्सेप्ट और रिजेक्ट आप लोग कर सकते हैं। आपका मतलब मैं फर्म से कर रहा हूं, ठीक है, तो फर्म के हाथ में होता है वो किसी भी प्रपोजल को एक्सेप्ट भी कर सकती है, फर्म के हाथ में होता है वो किसी भी प्रपोजल को रिजेक्ट भी कर सकती है। ठीक है, अब दूसरा क्या होता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डिसीजन। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डिसीजन अराइजेस व्हेन सेलेक्टिंग वन प्रोजेक्ट ऑटोमेटिकली एलिमिनेट द पॉसिबिलिटीज ऑफ द चूजिंग द अदर। यानी कि एक ऐसा मान लीजिए आपके पास ऑप्शन है जहां पे आप लोग अगर एक प्रोजेक्ट का चुनाव करते हैं तो ऑटोमेटिकली दूसरा रिजेक्ट होगा, अगर आप लोग दूसरे को चुनाव करते हैं तो पहला रिजेक्ट होगा। तो इस तरीके के जो बेसिकली डिसीजन होते हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डिसीजन होते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट डिसीजन होते हैं। और यहां पे ध्यान दीजिएगा डिसीजन रूल क्या होता है, चूज द प्रोजेक्ट दैट प्रोवाइड द हाईएस्ट ओवरऑल बेनिफिट और मैक्सिमाइज द शेयर होल्डर वेल्थ। यानी कि हमें उस प्रोजेक्ट का चुनाव करना है जो हमें मैक्सिमम बेनिफिट दे और मैक्सिमाइज करे शेयर होल्डर की वेल्थ को। तो ये बेसिक बात है। ठीक है, क्लियर रहा, इसको आपको थोड़ा समझना है और इसको याद भी कर लेना। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये क्या हो गया सर, आपका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डिसीजन हो गया। लास्ट एंड फाइनल क्या रहेगा सर, ये आपका कंटिंजेंट या फिर डिपेंडेंट डिसीजन रहेगा। यहाँ पे क्या होता है, असल में ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे होता है कंटिंजेंट डिसीजन इज वन वेयर द एक्सेप्टेंस ऑफ ए वन प्रोजेक्ट डिपेंड ऑन द एक्सेप्टेंस ऑफ द अदर रिलेटेड प्रोजेक्ट। माने यहाँ पे अगर आप लोग एक प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो इसकी एक्सेप्टेंस है ना वो किसी दूसरे प्रोजेक्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, अब यहां पे जैसे अगर आप लोग बात करेंगे, ए कंपनी कंस्ट्रक्टिंग ए न्यू फैक्ट्री मस्ट आल्सो इन्वेस्ट इन द पावर बैकअप सिस्टम टू ऑपरेट द फैक्ट्री एफिशिएंटली। ठीक है ना, यानी कि यहां पे आपका एक जो डिसीजन है वो कंटिंजेंट है दूसरे डिसीजन के साथ। जैसे अगर आपने कोई नई फैक्ट्री बनाया है तो वहां पे आपको पावर बैकअप के ऊपर काम करना पड़ेगा ताकि आप लोग फैक्ट्री को एफिशिएंटली यूज कर सके। समझ में है? तो इस तरीके के जो डिसीजन है वो क्या कहलाते हैं सर, आपके कंटिंजेंट डिसीजन कहलाते हैं। इज इट क्लियर? तो माय डियर फ्रेंड्स, इसको आपको याद करना है और यहां पे ये सेम बात लिखी हुई इसी तरीके से आपको एग्जाम के अंदर लिख के आना है कि कंटिंजेंट डिसीजन इज वन वेयर द एक्सेप्टेंस ऑफ वन प्रोजेक्ट डिपेंड ऑन द एक्सेप्टेंस ऑफ द अनदर रिलेटेड प्रोजेक्ट। और यहां पे डिसीजन रूल क्या रहेगा ये भी पढ़ लीजिए, प्रोजेक्ट आर एक्सेप्टेड टुगेदर बिकॉज वन कैन नॉट ऑपरेट एफिशिएंटली विदाउट द अदर। ये आपको ध्यान रखना है, एक जो प्रोजेक्ट है वो कैन नॉट ऑपरेट एफिशिएंटली, ऑपरेट हो सकता है लेकिन एफिशिएंटली उसको ऑपरेट नहीं किया जा सकता है दूसरे प्रोजेक्ट के साथ। तो सर ये क्या कहलाता है, ये डिसीजन रूल कहलाता है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे डिसीजन सिचुएशन माने हमारे हाथ में एक्सेप्ट कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं। कई बार ऐसे हालात होते हैं जहां पे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डिसीजन हो जाते हैं, कई बार कंटिंजेंट डिसीजन हो जाते हैं जहां पे हमें दोनों बेसिकली डिसीजन का चुनाव करना पड़ता है, दो प्रोजेक्ट का चुनाव करना पड़ता है जो आपस में एक दूसरे के साथ रिलेटेड होते हैं। तो आज की क्लास के अंदर हमने क्या पढ़ा, मैंने बताया था कंप्लीटली थ्योरेटिकल क्लास रहेगा। अभी धीरे धीरे कल की क्लास के अंदर हम कुछ थोड़े से थ्योरेटिकल पार्ट को पढ़ेंगे, उसके बाद ना काफी भर भर के न्यूमेरिकल मैं आपको प्रैक्टिस कराने वाला हूं। और मार्क माय वर्ड्स, अगर आपने आज की क्लास को अच्छे से लगाया, सारी चीजों को मेमोराइज कर लिया, समझ लिया, और कल की क्लास को अगर आपने अच्छे से लगाया ना तो आपको इस चैप्टर के अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। कोई भी क्वेश्चन आप लोग उठा के देखिएगा किसी भी किताब का, जो आपके ग्रेजुएशन लेवल की किताबें हैं, अगर आप लोग कोई भी क्वेश्चन ऐसा देख पाए कि जो हमारे बेसिकली जो कंटेंट से बाहर है तो आप लोग डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं। पर मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोई ऐसी चीज हम लोग छोड़ने नहीं वाले हैं जो न केवल आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि स्टडी मटेरियल के हिसाब से भी आप लोग हर एक क्वेश्चन को जिसको पढ़ करके इजीली टैकल कर सके। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज हमने क्या क्या पढ़ा है, कैपिटल बस्टिंग के मीनिंग को पढ़ा है, ठीक है, कैपिटल बस्टिंग के प्रोसेस को पढ़ लिया। इसी को हम लोग आगे जाके एक्सपांड करेंगे और इसको डिटेल में जाकर के पढ़ने वाले हैं, ठीक है, अगली क्लास के अंदर बताऊंगा। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया सर फीचर्स एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ द कैपिटल बस्टिंग या इंपॉर्टेंस की बात कर लीजिए। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा सर, हमने इसके अलावा पढ़ा है जब भी आप लोग कैपिटल बस्टिंग डिसीजन से जुड़े हुए डिसीजन लेते हैं तो काफी सारी डिफिकल्टीज होती है। 3 डिफिकल्टीज पर मैंने चर्चा की है। एक आपकी डिफिकल्टी होती है फ्यूचर अनसर्टेनिटी को लेकर के, दूसरी डिफिकल्टी होती है आपकी बेसिकली टाइम एलिमेंट को
लेकर के, दैट इज द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। और तीसरा मैंने आपको बताया माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको मेजरमेंट प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो ये तीन ऐसी डिफिकल्टीज है जो हर एक कैपिटल बस्टिंग डिसीजन से जुड़ी रहेंगी और इसका फेस आपको करना ही पड़ेगा किसी भी फर्म को या फाइनेंशियल मैनेजमेंट को, या जो भी एक्सपर्ट है वो इन तमाम प्रॉब्लम को, डिफिकल्टीज को फेस करता ही करता है। ठीक है, अब इसके अलावा हमने बात की सर टाइप ऑफ द कैपिटल बस्टिंग डिसीजन, तो दो तरीके के रहेंगे, दो तरीके के आपने कैटेगराइज कर दिए हैं। पहला पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द फर्म्स एग्जिस्टेंस रहेगा और दूसरे वो डिसीजन है जो आपके डिसीजन सिचुएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से रहेंगे। यहां पे आप लोग याद रखिएगा रिप्लेसमेंट डिसीजन हो गया, एक्सपेंशन डिसीजन हो गया, इसके अलावा आप लोग क्या कहेंगे, डाइवर्सिफिकेशन डिसीजन हो गया। ठीक है, जिसको आप लोग एक निमोनिक से याद रख सकते हैं, रेड आर का मतलब रिप्लेसमेंट डिसीजन, ई का मतलब एक्सपेंशन डिसीजन और डी का मतलब डाइवर्सिफिकेशन डिसीजन। और ये तीनों कहां पे आ जाते हैं, ये वो आपके कैपिटल बस्टिंग डिसीजन होते हैं जो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, फर्म के एग्जिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से है। ठीक है, अब इसी तरीके से हमने पढ़ा, अगर आप लोग बात करते हैं कैपिटल बस्टिंग डिसीजन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द डिसीजन सिचुएशन, तो सबसे पहले एक्सेप्ट रिजेक्ट डिसीजन हो जाएगा। ठीक है, इसके आगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डिसीजन हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे मैंने बताया चूज कैसे करना है, एग्जांपल की भी बात की। इसके अलावा आपका क्या रहेगा, कंटिंजेंट डिपेंडेंट डिसीजन। तो कुल मिलाकर के ये बुनियादी बातें थी जिनका जिक्र हम लोगों ने आज की क्लास के अंदर किया। तमाम चीजों को हम लोगों ने समझने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं चीजें आपको समझ में आई होंगी और ये छोटा सा सेशन है आपको पसंद आया होगा। देखिए, अगर आपको सेशन पसंद आया है तो अभी इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अगर नहीं किया है अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। बाकी इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए मैं तो सोल दी बेस्ट, लकी प्लर।